जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये गुप्तोत्तर काल है। हम क्या क्या पढ़ चुके? हम मौर्य पढ़ चुके, हम मौर्योत्तर काल पढ़ चुके, हम गुप्त काल पढ़ चुके, हम परवर्ती गुप्त शासक पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्तों के पतन के बाद किस किन शासकों ने शासन किया, हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको एक चीज बताया कि जब सातवाहन शासक थे, जब सातवाहन शासक सत्ता में आए थे तो उन्होंने सामंत की व्यवस्था शुरू की। यानी कि इसी सामंत को आज की डेट से हम अगर कंपेयर करना चाहें तो इसे हम गवर्नर बोलते हैं, जिसे आज राज्यपाल। मतलब इन्होंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग अपने राज्यों पर, अलग अलग क्षेत्रों में अपने गवर्नर बनाए और उन गवर्नरों को कई सारी शक्तियां दी। जैसे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, उस टैक्स से वो आर्मी रख सकते थे अपनी। तो हुआ ये कि टैक्स कलेक्ट करते 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 जो ये सामंत हैं, इनकी जो आर्थिक स्थिति है ये ज्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, जैसे आज क्या हुआ, मान लो कि आज की डेट से कंपेयर करें तो केंद्र सरकार में मोदी जी की गवर्नमेंट है। अब भाजपा की जिस राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर राज्यपाल और सीएम का बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन चलता है। हो कभी ये अगर भविष्य में कि कोई ऐसा शासक हो, कोई ऐसा राज्यपाल आए, कश्मीर या कहीं और का राज्यपाल, जो कहे कि अब हम केंद्र सरकार के अंडर में काम नहीं करेंगे, हम स्वयं एक स्वतंत्र राजा हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं। राजनीतिक व्यवस्थाएं भले ही बदलती रहे, पार्टियां बदलती रहे, लेकिन ये चीजें भारत में नहीं होंगी कि है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक संविधान है। तो वहां पर ऐसी चीजें नहीं होंगी जो राजशाही व्यवस्था में हो सकती थी। तो इन सामंतों ने खुद को राजा घोषित किया और यही जो राजा हैं, यही गुप्तोत्तर काल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वंश के राजा हम देख सकते हैं। ठीक है ना। इनसे गुप्त से ये लोग क्या हो गए, पहले केंद्रीय सत्ता किसकी थी? गुप्त की। गुप्तों से ये अलग हुए, यही सामंत थे गुप्त की। गुप्तों से ये अलग हुए और क्या बन गए, खुद को इन्होंने राजा घोषित कर दिया कि हम आपके अंडर में काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो आपके पास शक्ति होनी चाहिए ताकि आप उस पैसे की रखवाली कर सकें। आपके पास पैसा है और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और आपकी जो शक्ति है वो कमजोर है, क्षीण हो गई है, तब आप अपने पूरे राज्य से हाथ धो बैठेंगे। गुप्तों के साथ क्या हुआ कि इतना ज्यादा इन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे हथियार लगते हैं, सेना के लोग मरते हैं तो उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो गुप्तों ने युद्ध लड़ा, उस युद्ध के चक्कर में जो इनकी आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। इनकी जो इकोनॉमिकल पावर है वो खराब हो गई। अब इतना बड़ा शासन है और इकोनॉमिक जो है वो राज्य की खराब हो गई है, तो जो ये लोग थे जो इनको कर देते थे, इन्होंने कहा कि इनको कर देने से अच्छा है, इनके अंडर में काम करने से अच्छा है कि हम खुद को ही राजा घोषित कर लें। तो धीरे 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 गुप्त का साम्राज्य हम देखते हैं परवर्ती गुप्त में ही काफी कम हो गया और लास्ट में आते 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 थे जितने भी सामंत है सबने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। ठीक, इसमें कौन कौन आएंगे गुप्तोत्तर काल में, हम किसको किसको पढ़ेंगे? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैत्रक वंश। और ये मैत्रक कहां है? वल्लभी, यानी वल्लभी के मैत्रक। अगला हम कौन सा पढ़ेंगे? यशोधर्मन। कहां के? मालवा के। ठीक है, यशोधर्मन। फिर कौन पढ़ेंगे हम? हूण। कहां के? पंजाब के। हम कौन से हूण पढ़ेंगे? पंजाब के हूण पढ़ेंगे। और उत्तर गुप्त शासक आगे थे मालवा और कन्नौज की। ठीक है, और फिर कौन सा पढ़ेंगे हम? मौखरी। मौखरी कहां के हैं? कन्नौज के। मौखरी कन्नौज के। और स्थानेश्वर के पुष्पवीर। स्थानेश्वर जगह का नाम है। यहां पर कौन सा वंश था? पुष्यभूति वंश। तो ये गुप्तोत्तर काल में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इतनी चीजें हैं जो हम गुप्तोत्तर काल में पढ़ने वाले हैं। यानी ये सब इनके क्या थे?
राज्य थे और इस राज्य में ये इनके सामंत थे जिन्होंने बाद में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैत्रक। मैत्रक कहां का था ये? वल्लभी। वल्लभी कहां है? गुजरात। ये गुजरात के आसपास का क्षेत्र है। तो मैत्रक वंश था वल्लभी गुजरात का, जिसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले खुद को क्या किया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसमें हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले कौन पढ़ेंगे? भट्टार। सिर्फ हमें राजाओं का नाम जानना है। भट्टार के बाद हुए, भट्टार के बाद ध्रुवसेन फर्स्ट, और अंत में कौन आया? ध्रुवसेन द्वितीय। वल्लभी से जो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि यहां पर एक विश्वविद्यालय था, वल्लभी विश्वविद्यालय। लेकिन उस समय तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। लेकिन ये माना जाता है कि जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन में जाते थे, जितने भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाते थे वो सब कहाँ के पढ़े होते थे? वल्लभी विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे होते थे। ठीक है, वल्लभी के बाद मालवा के यशोधर्मन। कहां के? मालवा के। मालवा के शासक यशोधर्मन। ऐसा मानते हैं कि इनके बारे में स्टेटमेंट जो मिलता है, अभिलेख में ये मिलता है कि 530 ईस्वी के आसपास यशोधर्मन जो है ये सूर्य की भांति चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। कब? 530 ईस्वी के आसपास, 530 ईस्वी के आसपास। ठीक है, यशोधर्मन है, इन्होंने सबसे ज्यादा गुप्तों को हानि पहुंचाई थी। जो गुप्त की शक्ति छीड़ हुई तो सबसे ज्यादा हानि किसने पहुंचाई थी? यशोधर्मन ने। यशोधर्मन भी उनका सामंत था, जिन्होंने बाद में उनसे ही युद्ध किया और उनको खुद से अलग घोषित कर दिया। कहां के शासक थे ये? मालवा के शासक थे। कहां के? मालवा के। ठीक है, इनके बारे में विशेष क्या है? यशोधर्मन जो है इसने बालादित्य की कोई बालादित्य के पुत्र थे जिसका नाम क्या था? ब्रज या वज्र। इसको यशोधर्मन ने हरा दिया था। क्योंकि हम यशोधर्मन पढ़ रहे हैं तो यशोधर्मन ने बालादित्य के पुत्र थे ब्रज, जिसको हरा दिया था। ठीक है, और ये हमको कहां पता चलता है? ये चीज यशोधर्मन के बारे में हमको किस अभिलेख से पता चलता है? तो मंदसौर अभिलेख से। कहां से पता चलता है? मंदसौर अभिलेख से हमको यशोधर्मन के विषय में ज्ञात होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसके बारे में। एक पुंडवर्मन। पुंडवर्धन नाम का एक व्यक्ति था जिसके वंश का किसने विनाश कर दिया था? जिसके वंश का यशोधर्मन ने विनाश कर दिया था। इसके पूरे के पूरे वंश का ही विनाश कर दिया था किसने? यशोवर्धन ने। तो आप एक एक पॉइंट ऐसे नोट करते चलेंगे। ज्यादा आता नहीं इसीलिए ज्यादा हम इसमें देख नहीं रहे हैं। इसका जब हम पता करेंगे कि शासन कहां से कहां तक था, तो एक तरफ हम बंगाल ले लेंगे। बंगाल कहां पे? पूर्व में हिमालय। दक्षिण में कहां तक? मालवा। और पूर्व में कहां तक था? तो गुजरात तक, यानी समुद्र तक इसका शासनकाल। अंतिम शासक कौन था? जैनेन्द्र वसुधर्मन। जैनेन्द्र यशोधर्मन इसका अंतिम शासक था। जैनेन्द्र यशोधर्मन। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। मगध व मालवा के उत्तरगुप्त।
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है देवगुप्त। मगध और मालवा के जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देवगुप्त। हालांकि इसका संस्थापक अगर किसी को माना जाता है, अगर पूछ लिया कि उत्तर गुप्त का संस्थापक कौन था, तो कृष्णगुप्त। संस्थापक कौन है? संस्थापक इसका है कृष्ण गुप्त। लेकिन होता यह है ना कि कभी कभी संस्थापक कोई हो, लेकिन कुछ काम ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता है जिसके लिए उस पूरे वंश का नाम हो जाता है। जैसे हम आप तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी करने में कोई बच्चा किसी अच्छी जगह पे सेलेक्ट हो जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, तो भले ही उसके पिता का नाम क्या था ये लोग ना जाने, लेकिन उसकी वजह से उसके पिता को लोग जानने लगते हैं। यानी कि बच्चे की वजह से पिता के बारे में जब लोग जानने लगते हैं तो इसे हम कहते हैं, यानी यहां पर वही कंडीशन है। ऐसा बहुत जगह इतिहास में कई जगह पे ऐसा हुआ है कि उस वंश का संस्थापक कोई और रहा, लेकिन उसके आगे वाली वंशावलियों में किसी ने इतना अच्छा काम कर दिया कि संस्थापक से ज्यादा उस व्यक्ति का नाम चर्चा में रहा। जैसे इसमें देवगुप्त का नाम बहुत चर्चे में रहा। देवगुप्त का नाम चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि देवगुप्त जो था, देवगुप्त और गौड़ नरेश, गौड़ कहां का शासक था? बंगाल का। गौड़ नरेश शशांक, इन दोनों की मित्रता थी। और मित्रता के साथ साथ इन दोनों का जो वर्धन थे, जैसे कि आपके राज्यवर्धन और इनके पहले हर्षवर्धन, इनसे बहुत ज्यादा रोष रहा है। यानी इन दोनों की दुश्मनी, ये इसके बड़े भाई हैं, ये इसके छोटे भाई हैं, तो इनका इनसे विवाद रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी हम देवगुप्त को याद करते हैं और देवगुप्त को हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। इसका नाम कहां कहां बनता है? तो एक मधुवन और वंशखेड़ा, दो अभिलेख है, इन दोनों में इसका नाम, ऐसा माना जाता है कि जो देवगुप्त है ये महासेन का बड़ा पुत्र था। ठीक है ना। गुप्त कौन है? तो देवगुप्त महासेन का बड़ा पुत्र था। और इस महासेन की मृत्यु के बाद मालवा पर इसने पूरा अपना अधिकार किया। ठीक है, मालवा पर इसने अधिकार कर लिया। और अभी मैंने आपको बताया कि गौड़ नरेश शशांक के साथ इसकी मित्रता थी, और इसी मित्रता में इसने जो वर्मन थे, मौखरी राजा थे, मौखरी वंश के राजा थे गृहवर्मन, और इनसे और जो हर्षवर्धन है, इनकी इन दोनों से मित्रता थी। इसकी जो है हत्या कर दी थी। किसने हत्या की थी? इन दोनों ने मिलकर, देवगुप्त और शशांक ने मिलकर। ठीक है। बाद में इसका बदला लेने के लिए जो राज्यवर्धन है, देवगुप्त को युद्ध करता है देवगुप्त से, और देवगुप्त को हराकर देवगुप्त को मौत के घाट उतार देता है, यानी मार देता है। और मारने के बाद फिर शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को अपने शिविर में बुला के राज्यवर्धन को मार दिया। हालांकि इसको जब हम पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो हम वहां पर इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि पूरा क्या कारण रहा, कैसे है, पूरी चर्चा हम वहां पर इसके बारे में करेंगे। ठीक है ना। अब देवगुप्त के बाद अगला जो है आदित्य सेन। देवगुप्त के बाद अगला क्या नाम आता है? आदित्य सेन। आदित्य सेन के बारे में ये कहा जाता है कि इसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। तो आप लोगों का काम ये है, मैं आपको वर्क दे रहा हूं, फटाफट आपको बताना है कि किसने 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए हैं और 4 अश्वमेध यज्ञ इतिहास में किसने किए हैं। ये आपका होमवर्क है, आपका वर्क है, आप इसको फटाफट कमेंट बॉक्स में करके हमको बताइएगा। ठीक है। अगला इसी में हम देखेंगे कि जो आदित्यवर्धन है, ये वैष्णव धर्म का उपासक था, और इसने चीन में अपना क्या भेजा था? चीन का राजदूत था। चीन का राजदूत था जिसका नाम था वांग वेन सो, जो इसके राज दरबार में आया था। चीन का राजदूत इसके दरबार में आया था। अब प्रश्न जो आपसे पूछा उसका उत्तर देख लीजिएगा। 3 और 2 अश्वमेध, ये इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए और 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए। ठीक, और यही नहीं, गुप्त में ही किसी ने 1 अश्वमेध यज्ञ किया था और उसके बाद अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे, तो वो भी आपका वर्क है। तो ये 3 है, आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अब जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, देखने के बाद इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।